नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स भर दिए थे ये कहकर कि सर साइंस का एक और वीडियो दे दीजिए। यद्यपि मैं जानता हूं ये लेट है, लेकिन जो लोग चाह रहे हैं, जिन लोगों को फायदा इनसे मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूं। संभवतः आपको 2-3 बजे ये वीडियो मिल रहा होगा, है ना। तो आप एक बार भी रिवाइज कर जाएंगे विद इन 1.5 घंटे से कम में ही हम संपूर्ण बायोलॉजी को कवर कर लेंगे, है ना। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके हो सकेंगे उसको कवर कर लेंगे। अब तक हमने कई मैराथन क्लास की है, करंट अफेयर्स वाली जरूर देख के जाइएगा, सीधे एग्जाम में वहां से प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए इस श्रृंखला का मैंने नाम रखा है अमोघ अस्त्र, और फैक्ट्स याद होने की गारंटी तो आप कहते ही हैं, वो ये कक्षा है ही, है ना। तो ये बायोलॉजी की मैराथन क्लास है। फिजिक्स में तो बेसिक्स है ना, तो वो बहुत मतलब इजीली सॉल्व भी हो जाता है। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जहां से सर्टेनिटी है क्वेश्चन आने की, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो कुछ विज्ञान और उनकी शाखाएं पूछी जाती हैं, किससे संबंधित हैं। जैसे डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटो आपको पता है त्वचा को कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द अगर आपको पता है तो आप इसमें आराम से इसको टॉपिक को कर लेंगे। सर्पेंटोलॉजी, तो साफ है सर्प है, इसमें नाम में ही सर्पेंटोलॉजी है, सर्पों का अध्ययन। आर्थिनियोलॉजी क्या होती है, आर्थिनी जो बोलते हैं पक्षियों को बोलते हैं, तो यहां आपको अंग्रेजी जो टर्मिनोलॉजी है वो याद होनी चाहिए, आप आसानी से इनको कर लेंगे, है ना। एंटोमोलॉजी, तो एंट और कीट, एंट और कीट, मैंने ऐसा याद कर रखा था जब याद नहीं होता था। तो एंट हम किसको बोलते थे, चींटी को। चींटी क्या होती है, कीट। तो एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन है। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है ना। मिर्मेकोलॉजी, तो चींटी मिरमिरी भिनमिनी सी आवाज आती है ना, मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। इथिक्योलॉजी मत्स्य की संरचना और कार्यप्रणाली। वायरोलॉजी, तो वायरस से रिलेटेड है। वायरोलॉजी वायरस मतलब विषाणुओं का अध्ययन। पैथोलॉजी आप सबको पता है ना, पैथोलॉजी लैब होती है, रोग की प्रकृति, लक्षण, उनके कारकों का अध्ययन। मायोलॉजी क्या होता है मनुष्य की, मायो से याद रखना मांसपेशियां, क्या मांसपेशियां, मनुष्य की मांसपेशियों का अध्ययन, दैट इज मायोलॉजी। पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन। तो पादप जीवाश्म क्या होते हैं, उनको कतई पेल दिया गया, कतई निपटा दिया गया है, तभी तो वो पादप जीवाश्म हो गए। तो पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है ना, पादप जीवाश्मों का। एक पेलियोबायोलॉजी होता है, तो वो उनका जंतु जीवाश्मों का अध्ययन होता है। जूलॉजी आपको पता है जंतुओं का अध्ययन। इथोलॉजी आपको पता है जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन। इथोलॉजी, है ना, जूलॉजी और इथोलॉजी। जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन, बॉटनी पादपों का अध्ययन। बायोनोमिक्स क्या है जी, बायोनोमिक्स, तो बायो और नोमिक्स मतलब इन्वायरमेंट के साथ जो जीवों का सहसंबंध है उसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियो अस्थि याद रखोगे, ऑस्टियो अस्थि, है ना, अस्थियों का अध्ययन। नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। लिथोट्रिप्सी चिकित्सीय प्रक्रिया, जिसमें किरणों की सहायता से जो है ये मूत्राशय में अस्थियों में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है, इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। आजकल काफी चर्चा में है ना, कि लोगों के पेट में या कहीं भी जो पथरी है उसको लेजर लाइट से ही लोग खत्म करा लेते हैं, इसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। पेडोलॉजी आपको पता है, पेड मृदा, मृदा का। फिजियोलॉजी है, तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों और उनकी विधियों का अध्ययन, फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन। याद रखना इस प्रकार की अगर कोई बात सॉल्व ना हो रही हो ना, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे चले जाना। इंग्लिश में जो शब्द होता है उसी का तोड़ के मतलब नीचे लिखा हुआ होगा, तो आपको आंसर प्राप्त करने में आसानी रहेगी। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति और क्या सांस्कृतिक अध्ययन। एग्रो, तो एग्रा मतलब एग्रीकल्चर, घासों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वत होते हैं, पर्वतों का अध्ययन। आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। दूसरी बात, यदि आप पे सवाल ना हो रहा हो तो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी में चले जाना, वहां से आपको सेम चीजें जहां भी दिख रही हो वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं वायरस पे। विषाणु क्या होते हैं, तो विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय, याद रखोगे कोशिका जैसी कोई चीज नहीं होती है, विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, प्रोटीन है जो जीवित परिपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। याद रखना वायरस जीवित शरीर के बाहर बिल्कुल बेकार है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, जीवित शरीर में जाता है, एक्टिव हो जाता है। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवोनोवस्की, तो वायरस वस्की ऐसे याद रखना,
इवोनोवस्की इनके नाम से ही वायरस है। 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग के कारण की थी। तो मोजेक रोग जो लगता है तंबाकू में लगता है। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। विषाणु से होने वाले पौधों में कौन से रोग हैं? तो तंबाकू का मोजेक रोग पूछा जाता है। तो मोजा ही मोजा नहीं हो रही है विषाणुओं की, क्यों? क्योंकि वो तंबाकू में आ गए। बोले भाई नशा सा हो रहा, मोजा मोजा आ रहा है ना, तो ऐसे ध्यान रख लेना। बंकी टॉप ऑफ रोग बनाना, केला की पत्तियों में बंकी टॉप होता है। आलू में भी मोजेक रोग होता है। तो मोजेक रोग काय में है? तंबाकू में और आलू में, बिकॉज ऑफ वायरस। तो वायरस क्या कह रहा है भाई? मोजा ही मोजा सा हो गया एकदम। ठीक है, चलो जीव विज्ञान संबंधित प्रमुख शब्दावलियां और क्या है? फ्लोरिकल्चर है, तो फ्लोरी है तो सजावट वाले फूलों के लिए है। सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर किसके लिए है? जो कीट वर्म होता है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए, रेशम कीट का जो उत्पादन होता है, दैट इज सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपी फॉर मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का पालन। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। टिश्यू कल्चर तो आप देखते हो कृत्रिम माध्यमों से मतलब उससे टिश्यू ऊतकों को उगाना, विभिन्न पौधों के ऊतकों को ग्रो करना, दैट इज टिश्यू कल्चर। आजकल चर्चा में विशेषकर केले की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? सब कुछ, फल सब्जियां फूल वूल सब होते हैं। फल सब्जियां, उद्यान पादपों का संवर्धन, ये सब हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर एक बड़ा डोमेन है। फिर सिल्वीकल्चर तो वन्य वृक्ष और उनके उत्पादों का संवर्धन, ये सिल्वीकल्चर है ना। चलो फिर अब हम आ जाते हैं विषाणु से होने वाले मानव रोग कौन कौन से हैं। तो विषाणु से क्या क्या हो सकता है? तो चेचक। अब याद करो, विषाणु से याद कर लो विष, है ना, सब अभी रोग याद हो जाएंगे। विषाणु से याद कर लो विष, बाकी तुम्हें जो ट्रिक व्रिक याद है वो याद रखना। ये मास्टर का क्या होता है? निमोनिक्स होता है। अब कल तो पेपर ये भी देख के जा रहे हो तो ध्यान रह जाएगा। विष है तो विष किस में है? विष है हमारे चाचा में, चेचक। चाचा बहुत विषैले हैं हमारे। पीत ज्वर, और इतने विषैले हैं कि उनको पीला बुखार आ गया है, पीत ज्वर हो गया, इतने विषैले हैं। पोलियो, और उसी विष के कारण पोलियो भी हो गया है। तो चाचा को हमारे पीत ज्वर आ गया है, पीला, और पीले से पोलियो। पोलियो में भी तो क्या होता है? टांगे पतली पतली हो जाती हैं, तो पोलियो। खतरा, अब बोले इस विष के कारण क्या है? उनको खतरा है। खतरा है गलसुआ, उनका गला कभी भी सूख सकता है। विष से याद रखना, कहानी याद रखना मास्टर की, कि चाचा है, चाचा को हमारे विष है, चाचा हमारे विषैले हैं, उनका गला सूखा हुआ है, उनको पीला बुखार आ गया है, पोलियो हो गया है, खतरा है रेबीज, है ना, रेबीज, उनको जो है रेबीज, हर बीज से सिस्टम कराना पड़ता है ना। मस्तिष्क शोध, हर पीस, तो इसको ऐसे याद रख लेना, कोई भी फल में जो है विष होता है तो उसके हर बीज में विष होता है, उसके हर पीस मतलब एक एक टुकड़े करके खाने पड़ते हैं। इन्फ्लुएंजा, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है विष, आदमी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। ट्रैकोमा, आदमी कोमा से में चला जाता है। डेंगू हो जाता है, एड्स भी हो सकता है ना। इनमें से कुछ रोग तो आपको याद ही होंगे, लेकिन बाकी कहानी मैंने विष से बना दी कि चाचा हमारे विषैले हैं, पीला ज्वार है, पोलियो है, गला उनका सूख जाता है ना। फिर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। HIV आपको पता ही है, डेंगू आपको पता ही है, कोमा में आदमी चला जाता है ना, ऐसे याद रख लेना। तो विषाणु से होने वाले रोग। फिर जीवाणु आ जाते हैं, दैट इज बैक्टीरिया। जीवाणु हरित लवक रहित, याद रखना इनमें हरित लवक नहीं होता है, एक कोशिकीय जीव है। और वायरस क्या थे? अकोशिकीय थे। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति, रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका भित्ति से बिल्कुल भिन्न होता है। लाभदायक जीवाणु कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं, यह आपसे पूछा जाता है। राइजोबियम है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि हेतु प्रमुख है। दलहनी फसलों में, गांठों में पाया जाता है राइजोबियम, और भूमि वाली जो फसल है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के फॉर्म में स्थिरीकरण कर देता है भूमि में, तो भूमि में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टो, तुम बड़े वैसे हो, कैसे हो। लैक्टोज आपको पता है शर्करा रक्त में, दूध में पाई जाती है। लैक्टो, तुम बड़े वैसे हो। लैक्टोबैसिलस क्या करते हो? दूध को दही बना देते हो यार। लैक्टो, तुम बड़े वैसे हो, दूध को दही बना देते हो, तो ये भी जीवाणु है। एसिटेबैक्टर एसोटी, ये सिरका के निर्माण में प्रमुख होता है। एसिटोबैक्टर एसोटी, तो ऐसा नहीं लग रहा है एसेटी खट्टी सा है, तो सिरका खट्टा खट्टापन होता है, तो एसिटोबैक्टर एसेटी सिरका के निर्माण में। माइकोकोकस कॉन्डिलेस, है ना, माइकोकोकस कॉन्डिलेस, तो ऐसे नहीं लगा कोकिनोकिन सा है माइकोकोकस कॉन्डिलेस, तो ये क्या है? कोकिनोकिन सा। कहां? जैसे चाय में कैफीन मिलता है, तो कैफीन चाय का जो है एलिमेंट है, वैसे ही इसको याद रख लेना, माइकोकोकस कैंडिलेस, तो ये चाय के लिए है। तो राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, एसिड, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना, चारों लाभदायक बैक्टीरिया। आगे चलते हैं।
फिर बैक्टीरिया से होने वाले हानिकारक जीवाणु कौन से हैं? क्लास्ट्रोडियम ब्लूटोनियस भोजन को विषाक्त बना देता है। क्लास्ट्रोडियम ब्लूटोनियस, तो ब्लूटोनियस नाम से ये लग रहा है नेगेटिव सा साउंड है भाई, भोजन को विषाक्त बना देता है। फिर जीवाणुओं से पौधों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से सेब का अग्नि नीरजा रोग है, चावल का अंगमारी रोग है, आलू शैथिल ये पूछा नहीं जाता, नींबू कैंकर, गेहूं टुंडू, फलों क्राउन गल, जीवाणुओं से इसमें नहीं पूछे जाते। और उसका याद रख लेना, जो जीवाणुओं से मानव वाले रोग हैं वो शायद इसमें नहीं है, वो एक बार देख लेना आप, है ना। चलो वो शायद वो है जो पंडित का टीका नींव है ऐसे करके जो जो रोग हैं वो देख लेना। कवक हरित लवक रहित होता है, कवक में भी हरित लवक नहीं होता, सम्मानूतक और थैलोफाइटा है। पर्णरहित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, क्यों? क्योंकि इनमें हरित लवक है ही नहीं, इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो का से कवक, का से काइटिन, कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होगी, जैसे पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऐसे ही इनकी कवक की जो वो है कोशिका भित्ति वो काइटिन की बनी होती है। अब कवक से जंतुओं में होने वाले रोग कौन से हैं? दाद है, मेनिंजाइटिस है ना, हेपेटोइज्म है, दमा है, गंजापन है, खाज है। तो आप देखोगे जिनमें भी बाल बाल उड़ रहे हो, सड़न सी हो रही हो, वो सब रोग कवक से होने वाले हैं, है ना। तो जंतुओं यानी आदमियों में कौन कौन होंगे? दांत खाद खुजली हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, है ना, और ये फिर दमा हो जाए, गंजापन हो जाए, खाज हो जाए, तो कवक के रिलेटेड बहुत सरल है। बाकी पौधों में जो होते हैं, सरसों में सफेद कीट रोग जो लग जाएगा वो भी कवक के कारण लगेगा। मूंगफली में टिक्का रोग जो लग जाएगा, आलू में अंगमारी रोग जो लग जाएगा, गन्ने का लाल सड़न रोग आपने देखा होगा, गन्ने में रेड रेड कलर का गन्ना अंदर से निकलता है, लाल सड़न बोलते हैं। आलू में अंगमारी रोग, सेब के फल का सड़ना, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का अंगराट, गेहूं का छीला रस्ट, अंगूर का पाउडर मिड्यूल, राई का इरगाट रोग। बेसिकली जो पौधों में रोग लगते हैं वो कवक वगैरह के कारण ही लगते हैं, तो इसको याद रखोगे। केवल मोजेक याद रखना, बोले मोजे ही मोजा हो रहा है, क्यों? बोले वायरस किस में घुस गया? तंबाकू में और आलू में, तो ऐसे ध्यान रख लेना, वो उसके कारण है। आगे चलते हैं, ये आपके लिए छोटी सी सूचना है, यदि आप आरओ के एग्जाम में किसी कारणवश रह गए हैं तो आप डिकोड एग्जाम के अभ्युदय बैच से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में दिवाली ऑफर भी चल रहा है, 2026 के लिए बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस की इसमें चीजें कवर कराई गई हैं। आपको कुछ भी जानकारी इस बैच से रिलेटेड चाहिए हो तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अभी शायद दिवाली तक में आपको कुछ विशेष डिस्काउंट पर भी चीजें मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग। हाँ, तो देखो, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, जानवरों में काला पैर जो रोग होता है जीवाणु से होता है। जीवाणु द्वारा मानवों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं देख लो। क्लास्ट्रोडियम टिटेनी, टिटनेस जिसको बोलते हैं, ये जीवाणु है, ये भूल सकते हो, जीवाणु आपसे नहीं पूछे जाते हैं, रोग ध्यान रखो। तो टिटनेस, काली खांसी, तपेदिक, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड, कोड़ या कुष्ठ रोग। तो इसकी ट्रिक वही है जो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। पंडित का ती का न्यू है, आपने भी पढ़ा होगा। तो पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, पंडित का से काली खांसी, टी का टिटनेस, न्यू है तो निमोनिया, और है से हैजा, है ना। तो इस प्रकार से ये पंडित का टी का न्यू है, इसको याद रखना, ये जीवाणु का होने वाले रोग हैं और इसी में से आपका वो ट्रिक बन जाती है। तो पंडित का टी का न्यू है, जीवाणु का बात याद रखना, ठीक है। चलो, साइनोबैक्टीरिया, नीली हरित शैवाल एक महत्वपूर्ण चीज है। क्या करती है सर ये? साइनोबैक्टीरिया बेसिकली जैविक खाद है, लोग उगाते हैं उसमें खेत में अपने और उसी में रौंद देते हैं, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति बढ़ जाती है। नीली हरित शैवाल भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी का, आपसे पूछे ऐसा आइटम जिसने पृथ्वी पर पहली बार जीवन उपजाया या पहली बार जीवन लेके आया, पहली बार प्रकाश संश्लेषण जैसी घटना की, दैट इज साइनोबैक्टीरिया या नीली हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी पर सबलतम जीवधारियों के समूह में माना जाता है। लाल सागर में लाल रंग का ट्राइकोस्थेरियम एंथ्रिक्स नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखाई देता है। अच्छा, उसका नाम दिया है ट्राइकोस्थेरियम एरिथ्रियम, तो ये ध्यान रख लेना। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल, तो शैवाल का और शा, तो लाइकेन, तो तुम कुछ कस लगा रहे हो, कोई तुमसे कह रहा है अभी और लेके आया लाई, तो लाइकेन अभी और लाया, है ना, अभी और कैन लेके आ रहा हूं, तब तक तुम कस लगा रहे हो। कवक और शैवाल, ऐसे ध्यान रखना, कश कवक और शैवाल के बीच में लाइकेन। इसमें कवक और शैवालों के परस्पर बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है। लाइकेन आपके जो हैं वायु प्रदूषण के भी संकेतक होते हैं, तो कश कवक और शैवाल के बीच के हैं लाइकेन, और वायु प्रदूषण के संकेतक हैं। आप देखोगे जहां बहुत अच्छी एटमॉस्फेयर होता है, जहां आजकल मैं रहता हूं
वहां आसपास पेड़ बहुत हैं, बहुत शांत वातावरण है, तो वहां क्या है कि पेड़ों पे लाइकेन दिख जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से सफल शुद्ध वायु का द्योतक है। प्रदूषण अधिक होता है, वहां लाइकेन नहीं होते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को सेक्सिकोल्स कहते हैं, है ना। तो कोर्टिकोल्स और सेक्सिकोल्स को याद रखोगे। फिर पादप हार्मोन आ गए, कुछ जो प्रमुख पादप हार्मोन है पादपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्या क्या है, इनको भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या है और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, देखो, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करेंगे हार्मोन। हार्मोन क्या करेंगे, या तो किसी क्रिया को थोड़ा स्पीडली कर देंगे, तेज कर देंगे, या किसी क्रिया को थोड़ा कमतर कर देंगे। तो हार्मोन, इनको पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन बोलते हैं। पादप हार्मोन में क्या क्या है, ऑक्सिन हो सकता है ना, ऑक्सिन हो सकता है, जिब्रेलिन हो सकता है, जटिल कार्बनिक यौगिक है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन हो सकता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है निम्न में से कौन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन उनका फेमस है, बार बार पूछता है। तो ऑक्सिन हो सकता है, जिब्रेलिन हो सकता है, साइटोकाइनिन हो सकता है, एसिबिक अम्ल हो सकता है। तो एसिबिक अम्ल क्या होता है, एसिबिक, है ना, बोले ऐसी बिग लगा ली कि कुछ वृद्धि ना हो रही, मतलब एंटी वृद्धि हार्मोन होता है एसिबिक अम्ल, है ना। फिर एथिलीन जो पादप हार्मोन है, आपको पता है गैसीय रूप में पाया जाता है, फलों को पकाने में सहायक होता है, और फ्लोरोजिन्स होता है फूल खिलने। तो फ्लोरो और फूल खिलने में जो हेल्पफुल है फ्लोरोजिन्स है। तो बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा हो, अंग्रेजी वाले सेक्शन पे जाना, सेम टर्म जहां मिल रही हो उत्तर लगा देना, अगर बहुत सारी चीजें आपको ना पता हो। बायोलॉजी में ये चल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे पादप हार्मोन, ऑक्सिन को याद रखोगे, साइटोकाइनिन को याद रखोगे, बेसिकली ये विभाजन में हेल्पफुल होता है साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन एसिबिक अम्ल है जो वृद्धि रोधी है, बोले ऐसी कैसी, है ना, बोले वृद्धि रुकवा दी, ऐसी कैसी वृद्धि रुकवा दी। एथिलीन गैसीय हार्मोन है, बेसिकली फलों को पकाने में सहायक होता है। फ्लोरोजिन्स फूल के पकने में या फूल के बढ़ने में सहायक होता है। फिर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर गैनोंग पोटोमीटर द्वारा मापी जाती है, आज तक नहीं पूछा गया, छोड़ो। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। देखो पौधों में होने वाले रोग और एलिमेंट, तो इसको याद रखना। नींबू का लिटिल लीफ, छोटी छोटी पत्तियां होंगी, कॉपर की कमी के कारण होगा। तो ऐसे याद रखना, कॉपर की कोई चीज तुम्हें चमकानी होती है तो नींबू डाल के एकदम घिस देते हो सर चमक सी आ जाती है। तो कॉपर और नींबू का संबंध है ना। तो मतलब कॉपर की कमी के कारण नींबू की फसल में जो रोग हो रहा है कॉपर की कमी के कारण हो रहा है। मटर का मार्श रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। तो मां से मटर, मां से मैंगनीज, ध्यान रखना सब मामा है, मटर, मार्श और मैंगनीज। धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है, आपको पता ही होगा। धान में जो खैरा रोग लग जाता है वो लैक ऑफ जिंक की वजह से होता है। फिर फूल गोभी का विट पटेल रोग मॉलिब्डेनम के कारण होता है। फूल गोभी मॉलिब्डेनम, तो फूल गोभी को काहे से काटते हो, कुछ धार दुआ ब्लेड नुमा चीज से काटते हो। तो फूल गोभी में जो रोग है वो मॉलिब्डेनम, ब्लेड से लग रहा है। एकदम फूल गोभी ऐसे थोड़ी कट जाएगी, हल्की हल्की। सब तो लाए क्या, फूल बुढ़ा गोभी लेके आ गया, वो डायलॉग था ना। हाँ खैर, फूल गोभी क्या है, तो फूल गोभी को धारदार मॉली ब्लेड से काटोगे, कुछ ब्लेड जैसा होना चाहिए। तो मॉलिब्डेनम से फूल गोभी में विट पटेल रोग लगता है। पत्तियों में हरितहीनता पत्तियों में जो उनकी ग्रीननेस से कम होगी, कैल्शियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण तथा मॉलिब्डेनम के कारण होती है। कैल्शियम CMM, कैल्शियम मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम के कारण ये होगी। फिर नींबू का डाइबैक रोग कॉपर की कमी के कारण। तो नींबू याद रखना, कॉपर को साफ करने के लिए नींबू यूज कर रहे हैं ना। तो कॉपर में जो भी रोग हो रहे हैं नींबू की वजह से हो रहे हैं, नींबू की वजह से हो रहे हैं, माफ कीजिए, नींबू में जो भी रोग हो रहे हैं कॉपर की वजह से हो रहे हैं। आम का लिटिल लीफ रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। तो आम क्या हो जाता है, सीजन में आम हो जाता है सस्ता। तो आम में जो लिटिल लीफ रोग है, जो छोटे छोटे आम हैं, ऐसे ध्यान रखना सस्ते होते हैं। तो आम की कमी के कारण, आम में जो लिटिल लीफ रोग हो रहा है वो जस्ते की कमी के कारण हो रहा है। चुकंदर में हार्ट रट रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। तो चुकंदर क्या होती है, बिल्कुल रेड होती है, बोरोन। तो याद रख लेना भाई, चुकंदर का बोरोन की कमी के कारण। आंवले में भी जो रोग हो रहा है निक्रोसिस रोग, वो भी बोरोन की कमी के कारण हो रहा है। तो चुकंदर और आंवले में जो रोग हो रहे हैं वो बोरोन की कमी के कारण हो रहे हैं। आलू का ब्लैक हट रॉट रोग भंडारण में ऑक्सीजन, तो आपको पता है
आलू को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अंदर से काला काला हो जाता है। बाकी चुकंदर और आंवला दोनों आदमी क्या करता है, मतलब उनसे दोनों से कुछ बढ़िया सा खट्टा खट्टा या वैसा कुछ पदार्थ बनाते हैं, अच्छी चीज है दोनों, तो उनमें बोरोन है। बोले बोरा हो, इनको ऐसे ही फेंक रहे हो, कितने काम की चीजें हैं, ऐसे ध्यान रखना। बोरोन रोग होता है। शलजम में बाटर कोड रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगर रोग आएगा तो आप इसमें से लगा लोगे। पादप हार्मोनों के नाम जरूर याद रखना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और फर्मे समथिंग जो वो पौधों वाला है, फ्लोरोजिन्स, ठीक है। और ऐसे भी कम्ल वृद्धिरोधी आपको पता है। फिर हम जो पौधों को या जंतु जगत को बांटते हैं वो कुछ निम्न प्रकारों में बांटते हैं। इसको स्पीड में पढ़ दे रहा हूं, आएगा नहीं इसमें से, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सवाल किसी भी प्रकार से बन सकता है। वर्ग की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को समानताओं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, वर्गीकी कहते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ होते हैं। इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता। ध्यान रखना, इनका शरीर नग्न और पॉलिकल द्वारा ढका रहता है। इस संघ के अंतर्गत अमीबा, एंटी अमीबा, हिस्टोरिका, कोलाई, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना ये सब आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, है ना, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, यह बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतया चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित बेलनाकार अंडाकार हो सकती है। इनके शरीर में भी ऊतक नहीं बनते हैं। ऊतक मतलब अंग, ऊतक बनेगा तो अंग बनेंगे, इनमें भी नहीं है। तो प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, ठीक है, इसमें ये सब आ जाएंगे। ऑर्थोपोडा जो होता है इसमें जंतु जल, थल और वायु तीनों पर पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत जो मक्खी, केकड़ा, मकड़ी, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा ये सब इसमें आते हैं। तो इनकी क्रोनोलॉजी आपसे कभी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले प्रोटेस्टा है, पेरीफेरा है, ऑर्थोपोडा है, फिर मोलास्का है। इस संघ के अंतर्गत अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, मोलास्का, किंतु कुछ स्वच्छ जल और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इन्होंने नाम दिया है कौन कौन है। तो क्रोनोलॉजी आप याद रखोगे, प्रोटेस्टा, पेरीफेरा दोनों पापा वाले हैं शुरू में, फिर ऑर्थोपोडा है, फिर मोलास्क है, फिर एनाई नॉर्ड में डेटा है। इस संघ में सभी जंतु समुद्री होते हैं। कार डेटा है ना, उभयचर वर्ग है, इसमें मेंढक है ना, और ये सब आते हैं, सैलामेंडर, ये सब। सरीसर्प क्या होते हैं, हम जैसे कछुआ, कच्छप, गोह, करेत, अजगर, घड़ियाल, ये सब। बरगेस का साधारण नाम करेत वगैरह है ना। तो ये याद रख लेना। सबसे लास्ट में सरीसर्प है, उससे ऊपर उभयचर है, शुरू में पापा वाले हैं, प्रोटेस्टा और पेरीफेरा, है ना, फिर वो ऑर्थोपोडा है, मोलास्क है। तो इस प्रकार अगर क्रोनोलॉजी आपसे आए तो आप लगा लो, ध्यान रख लेना। मोलास्क में समुद्री हैं और प्रोटेस्टा, पेरीफेरा में क्या है, उनमें कोई ऊतक नहीं पाया जा रहा है। तो एक सामान्य विशेषताएं हैं, ये आप ध्यान रख लेना, है ना। चलो, विटामिन और पोषण, यहां से सवाल आएगा ही। विटामिन, उनसे होने वाले रोग, विटामिन के नाम, इनसे एक सवाल पेपर में बनता ही है। तो इनको देखते हैं। 1911-12 में पोलैंड के साइंटिस्ट हैं कैसिमर फंक, है ना, फंक, उन्होंने विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किया, विटामिन की खोज की। तो याद कर लेना, तुम्हें विटामिन मिल जाए और तुमसे कहा जाए फंकी लगा लो भाई, फांक ले विटामिन को, ज्यादा चक्कर में मत पड़, निपटा ले एकदम। तो फंक जो है वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विटामिन की खोज की। विटामिन दो टाइप के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो देखो, वसा में कौन घुल जाएगा भाई, KEDA, मतलब कीड़ा है कोई, KEDA मतलब कीड़ा है ना। तो कीड़ा क्या करेगा, कीड़ा जल में तो घुल ना पाएगा, जल में तो तैर लेगा, ओम वो बोले स्विमिंग पूल। बसा में उसे डाल दो तो वो उसमें घुल जाएगा। तो बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, दैट इज कीड़ा, KEDA, विटामिन K, E, D और A। बचे कौन से, B और C, ये काहे में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं। ये भी आपसे अलग से पूछा जाता है, कौन से जल में, कौन से उसमें घुलनशील हैं। अब विटामिन और उनसे होने वाले प्रमुख रोग और उनका नाम। जैसे विटामिन कौन कौन से हैं, A है, B है, C है, D है, E है, K है। तो इसकी एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, तो ये इनके नाम है। बाकी विटामिन बी के अलग से आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये रथ पर एक टॉफी इनके नाम है। देखो, ए रा, ए फॉर रेटिनॉल, तो विटामिन ए पहले इनके नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम थायमीन, है ना, विटामिन बी का नाम थायमीन, रथ थायमीन। फिर विटामिन सी के नाम पे आ जाओ, B6 B7 ये छोड़ दो। विटामिन सी का नाम एक पर, इसमें साइलेंट है, रथ पर एक टॉफी में पर साइलेंट है। विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफोरेल, एक एस्कार्बिक अम्ल और कैल्सीफोरेल। विटामिन ई का नाम टा मतलब टोकोफेरल, विटामिन ई। और विटामिन के नेफ्थोक्लोबिन, टॉफी, तो इसका फा से भी कुछ नाम होता है, और नेफ्थो तो वो बीच में फा आ रहा है ना, नेफ्थो, तो ऐसे याद रख लेना, नेफ्थोक्लोबोकिन, है ना। तो ये विटामिन के का नाम होता है, ABCDE और K। तो ये इनके रथ पर एक टॉफी आप याद रखना, ध्यान रह जाएगा।
अब इनके वो देख लेते हैं, इनसे होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। इसमें क्या होता है, आदमी को दिखता नहीं है, मतलब दिखता है कम प्रकाश में, शाम के समय आदमी को, रात के समय कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी1 की कमी से या बी की कमी से कौन सा रोग होगा, दैट इज बेरी। फिर विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी। सी और इस सेम साउंड है ना, सी और इस, और बी से बेरी सेम साउंड है। विटामिन बी में बेरी है, सी में स्कर्वी है, और डी की कमी से क्या होगा, सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग या जिसको रिकेट्स बोलते हैं, सूखा रोग या रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सनलाइट, सूर्य की एनर्जी, ठीक है। फिर विटामिन ई की कमी में क्या होता है, विटामिन ई में सूखा रोग हो जाता है, आदमी में जननांग और मांसपेशियां कमजोर और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। आप देखोगे कि मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर, पतले दुबले से जो लोग होते हैं वो सूखा रोग से पीड़ित होते हैं, सूखा रोग से पीड़ित होते हैं। विटामिन के में क्या होता है, तो के और थक के, किसके थक के, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड बहता रहता है, आदमी के चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का ना जमना, विटामिन के। तो ए बी सी डी के हमने रोग याद कर लिए। अब जो B2 B3 B5 B6 B7 B12 हैं, तो इनके भी रोग हम अभी ध्यान देख लेते हैं, इनके नाम और इनके रोग देख लेते हैं। तो बेसिकली B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, B3 का नाम है निकोटीन अम्ल, B5 का नाम है पेंटोनिक अम्ल, B6 का नाम है पायरोडोक्सिन, B7 बायोटीन। तो आपको किसी ना किसी तरीके से याद ही होंगे, साइबोकालामिन, ठीक है। फिर इनमें से जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, B3 वाला, चर्म रोग या पेलाग्रा पूछा जाता है आपसे, किससे होता है, तो B3 है ना, 3 में रा आ रहा है नीचे, पेलाग्रा में रा आ रहा है नीचे, तो अभी ऐसे ध्यान रख लो, बस अभी के लिए काम चल जाए, पेलाग्रा B3 से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया सारे विटामिन, उनके नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, और आपको सिंपल है, इनका स्रोत तो पता ही होगा, है ना। जैसे विटामिन ए गाजर, हरी सब्जी, ये सब में मिलता है। विटामिन बी सोयाबीन, अनाज, दूध में मिलेगा। सी जो है खट्टे फलों में मिलता है, आंवला, नींबू, टमाटर। डी जो है मछली के तेल में बेसिकली मिलता है और सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ई जो है जर्दी, गेहूं, तेल में, इन सब में मिलता है। के सोयाबीन और इन सब में, अंडा वंडा में मिलता है। तो विटामिन उसके सोर्स से सवाल आता है, उसके रोग से होने वाला सवाल आता है। एक सवाल कंफर्म मानो, चाहे वो मैचिंग में पूछेगा, चाहे वो बिना मैचिंग के भी पूछ सकता है, फलाने विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बहुत सरल चीज है, अंतिम समय बेसिक फैक्ट्स आपके रिवाइज होने चाहिए, बेसिक फैक्ट्स में आप गलती ना करो, यही मेरा प्रयास है। इन जो आपकी साथ जितनी भी मैराथन मैंने आपको कराई हैं, उन सब का मेरा यही प्रयास है कि आप एटलीस्ट बेसिक फैक्ट इनमें गलत ना करो। इसके बाद आपके लिए एक सूचना, यदि आप पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ के आप पीसीएस परीक्षा की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 2026 आप वीडियो देख रहे हैं तो कर ही रहे होंगे, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो, ईश्वर करे हम लोग मेंस में मिले। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो आप 2026 के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर तैयारी कर सकते हैं। 6 से 8 महीने का हम आपको इसमें एक प्लानर देते हैं, आप उस प्लानर को फॉलो करके क्लासेस को कीजिए, आप प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस खत्म कर लोगे डेली 4-5 घंटे पढ़ के ही। और उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू करिए, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उनके पीवाईक्यू करिए, जो कुछ समझ में ना आता हो अपने अध्यापक से पूछिए, हम आपको जूम सेशंस की सुविधा देते हैं, टीचर से बात करने की सुविधा देते हैं, ये सब प्रकार की चीजें हैं। सीसेट के लिए इसमें अलग से कोर्स है। इस बैच के जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू तक जाएंगे उनको फी रिफंड का भी ऑप्शन होगा यदि वे चाहें तो, ठीक है। चलिए, तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अगला क्या है। अब हम आ गए जो बॉडी के प्रमुख तंत्र हैं, यहां से सवाल बनते हैं। तो प्रमुख तंत्रों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। दैट इज पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या करेगा, सब चीजों को पचाएगा, विभिन्न भौतिक रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। कुछ प्रमुख एंजाइम है जो कुछ काम करते हैं। दैट इज सुक्रोज क्या करेगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। जो ग्लूकोज होता है उसको फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो सुक्रोज याद रखोगे, इसमें क्रोज, कोस सब ऐसे ही है लास्ट में। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन आपकी लार में पाया जाता है। जब आप कुछ खाते हो, है ना, तो टाइलिन उसमें पाया जाता है। लार के साथ जो एंजाइम निकलता है दैट इज टाइलिन, स्टार्च को बेसिकली पचाता है। यहां भी टाई है, यहां भी टार्च है, टाई और टार्च ऐसे अंडरलाइन कर लेना। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज को मीठा वाले में होता है, माल्टोज ग्लूकोज को सुक्रोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज शर्करा में माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, दैट इज माल्टेज। लाइपेज जो होता है वो वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। जो
बसा होते हैं। तो लाइपेज बोले लेके आ, बसा लेके आ, मैं ग्लिसरीन में बदल दूंगा। तो ध्यान रखना बसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज करता है लाइपेज। लैक्टेज जो होता है लैक्टेज को ग्लूकोज और गैक्टोज में परिवर्तित करेगा, है ना। इरेप्सिन जो होता है शेष प्रोटीन को पेप्टोज और अमीनो अम्ल में चेंज करता है। इरेप्सिन जो प्रकार का एंजाइम है, तो ये प्रमुख एंजाइम है, ये किसको किस में परिवर्तित करते हैं आपसे बार बार पूछा जाता है। दोबारा देख लो, सुक्रोज क्या करेगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलेगा। टाइलिन जो उसको पचाएगा, क्या कहते हैं, स्टार्च को पचाएगा। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लाइपेज बसाओं को उनको ग्लिसरीन में बदलेगा। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोज में बदलता है। इसके बाद पाचन तंत्र में से कहां से क्या क्या निकल रहा है और किस किस चीज का उत्पादन हो रहा है। सबसे पहले आहार नाल में भोजन जाता है, मुख गुहा में भोजन जाता है। ये जो आपका मुंह होता है, मुंह की गुहा जो होती है, यहां भोजन जाता है, यहां लार निकलती है और टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। फिर ग्रास नली में भोजन जाता है और भोजन को जो अमाशय तक ले जाता है, जो आपका अमाशय है, जो आपका पेट है, वहां तक भोजन को ले जाता है ना। फिर अमाशय में क्या होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और यहां HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। सोचो आपके पेट में, तुम कहते हो ना गैस गैस सी बननी है, ऐसा लग रहा कुछ अमल समझ गया पेट में, तो पेट में ऑलरेडी HCl है, इसीलिए तो तुम कीड़ा मकोड़ा कुछ भी खा लेते हो, पेट में जाकर सब पच जाता है। क्यों, वहां सांद्र HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl की वजह से वो मामला पच जाता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। तो यहां पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, पासे प्रोटीन पासे पेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन आपसे पूछा जाता है कहां होता है, अमाशय में होता है, इस बात को ध्यान रखोगे। और HCl यहां पाया जाता है। अमाशय से भोजन जाता है आंत में, पहले छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में बसा का पाचन होगा, प्रोटीन का होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। मतलब भोजन क्या हुआ, HCl में घुल गया, कहां, पेट में, अमाशय में, और प्रोटीन का पाचन तो यहां हो गया। फिर भोजन जाता है सीधे छोटी आंत में, और छोटी आंत नाम की छोटी है, दिखने की बड़ी है। तो छोटी आंत में जब भोजन जाता है, यहीं से जितने जरूरी एलिमेंट होते हैं सब चूस लिए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बसा, सब कुछ चूस लिया जाता है यहीं छोटी आंत में। फिर बड़ी आंत में जाके जो उसमें जल मिला हुआ होता है, जल और खनिजों का शोषण बड़ी आंत में जाके हो जाता है, बड़ी आंत में जाके। अब ये कुछ वो हैं संबंधित पाचन ग्रंथियां हैं, कौन कौन सा एंजाइम निकाल लें। उसके बाद लार से आपको पता है टाइलिन निकलता है ना, स्टार्च का पाचन करता है। यकृत में क्या होता है, यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है, पित्त रस का उत्पादन होता है यकृत में। ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है। यूरिया का संश्लेषण आपसे पूछता है कहां होता है, तो या से यकृत याद रखोगे, या से यूरिया तो तुम्हें याद रहेगा ही, यूरिया यकृत सेम साउंडिंग। तो यूरिया का पाचन कहां होता है, यूरिया का पाचन होता है यकृत में। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे कोई पूछ ले सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि क्या है, तो यकृत है। और यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है, स्टोरेज पित्ताशय में होगा, उत्पादन कहां हो रहा है, यकृत में हो रहा है। और यहां ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया चल रही है और यूरिया का संश्लेषण हो रहा है। पित्ताशय में क्या होता है, बसा का भंडारण होगा पित्ताशय में, और बसा का एमल्सीकरण होगा। तो पित्ताशय में ये सब होगा। पित्त जो होता है उसका मान 7.7 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। तो पित्त का उत्पादन कोई पूछे कहां होता है, यकृत में। पित्त का स्टोरेज और बसा का पाचन कहां होता है, पित्ताशय में होता है। अग्न्याशय क्या करता है, अग्न्याशयी रस का संश्लेषण करता है। इंसुलिन जो बहुत फेमस हार्मोन है, आप सबको पता है, आपसे पूछा जाता है, वो अग्न्याशय में निकलता है। ग्लूकोजोन, सोमिस्टोस्टैटिन, है ना, हार्मोन का श्रावण में यही होता है, कहां, अग्न्याशय में। तो अग्न्याशय का नाम याद रखोगे। बाकी ये सब पाचन तंत्र के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते थे मैंने आपको कवर किए। इसके बाद आते हैं कंकाल तंत्र पे, है ना। 4-5 बड़े तंत्र हैं जहां से सवाल बनते हैं। तो कंकाल तंत्र, कंकाल मतलब जो हमारे पूरे अस्थि वस्ती हैं ये सब, है ना। अक्षीय कंकाल होता है, उपांगीय कंकाल। अक्षीय मतलब जो बेस होता है, जैसे बचपन में तुमने कभी रावण बनाया हो तो पहले 2 डंडा ऐसे लगाते थे, कैसे एक ऐसे, तो ये अक्षीय कंकाल है। खैर, फिर मनुष्यों में कुल हड्डी कितनी होती है, 206। बच्चों में हड्डी 2 ज्यादा होती है, 208। रीढ़ की हड्डी में कितनी संख्या होती है, 26। सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 29, याद रखोगे। 29, सिर में कितनी हड्डी है, 29। आपके चेहरों पे कितनी हड्डियां होती हैं, 14। पसलियां, फेशियल पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24, 12 जोड़ी। ये जो देखते हो पसलियां ये, और कान में कितनी हड्डियां होती है, 6। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जोड़ने में आधार, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा रखना। अन्य तथ्य क्या है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। ये जो आपकी जांघ की हड्डी होती है नीचे, है ना, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसका नाम है फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, दैट इज स्टेपनीज। कान की हड्डी होती है, तो याद रखोगे स्टेपनी है, नाम इसका स्टेपीज है, तो स्टेपनी है।
छोटी होगी, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है ना, तो जांग वाली। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, मतलब मांसपेशी और हड्डियां जहां जुड़ेंगी, मांस और हड्डी जहां जुड़ेगा वो टेंडन होता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने में लिगामेंट्स कहते हैं, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं दैट इज लिगामेंट्स, है ना। तो लिगामेंट्स और टेंडन दोनों बातें आप याद रखोगे, टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है। फिर अपन आ जाते हैं श्वसन तंत्र पे, जो आप सांस लेते हो, वायु का आदान प्रदान। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है, जहां गैस का विनिमय होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, तो फेफड़ा है। फेफड़े में क्या होगा, स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है, एक जोड़ी फेफड़ा होते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। फ्यूरल मेम्ब्रेन फेफड़ों की सुरक्षा करती है, मतलब कुछ भी गंदगी अगर आ जाए तो उसको छान देगी। वैसे तो गंदगी आती ही नहीं है फेफड़ों तक, ठीक। नासिका क्या करती है, मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है, मुंह के ऊपर नाक। बचपन में आपने एक सवाल पूछा होगा कि बताओ नाक के नीचे मुंह है कि मुंह के ऊपर नाक, है ना, तो ध्यान रखना। खैर, स्वर यंत्र क्या होता है, जो बीच में, क्योंकि हमारा खाने का भी यही नली है, नाक की भी यही नली है, तो यहां से अलग करती है, उसमें एक ढक्कन होता है, बोटता गिरता है। ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है, खांसने निगलने, इन सब में जो श्वसन मार्ग है उसकी सहायता करता है। फिर हम आ जाते हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। जो भी हमने खाया, जो भी बचा कुचा मलमूत्र के रूप में निकलेगा, वो सब उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है ना। जो भी बचा कुचा मलमूत्र के रूप में निकलेगा, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। तो शरीर की कोशिकाओं से वर्ज्य और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन चीजें हैं, तो एक तो आंत है, अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालेगी। तो मैंने आपको बताया, छोटी आंत में जाके वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका अवशोषण हो जाता है, बचा हुआ बड़ी आंत में आ जाता है, वहां जल खींच लिया जाता है, बचा हुआ एक्स्ट्रा भोजन बाहर चला जाता है। वृक्क जो है ना, कि वृक्क जो है, किडनी जो है, वो बेसिकली रक्त को संशोधित करता है। रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नियंत्रण, शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना, दवाइयां, विष जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता है उन्हें बाहर निकालना, ये सब काम कौन करता है, दैट इज वृक्क या किडनी, है ना। तो आप देखते हो ना, जो ज्यादा जैसे जिनकी शुगर वुगर होती है, किडनी विडनी फेल होने की समस्या रहती है। त्वचा क्या होती है, त्वचा से तैलीय ग्रंथियों से जो भी पसीने वसीने के रूप में गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। फेफड़ों से क्या होता है, फेफड़े भी उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। आपने छींक मारी, आपने जोर से सांस ली, तो अंदर जो भी गंदगी वायु थी वो सब, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प वगैरह, वो सब बाहर निकाल दिया। यकृत भी इसका पार्ट है। यकृत क्या करता है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और रुधिर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो यूरिया का संश्लेषण अभी अपन पढ़ के आए थे, यकृत में होता है, यूरिया में परिवर्तित करके उसका उत्सर्जन कर देता है, मतलब टॉयलेट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। हीमोग्लोबिन का विखंडन करके रक्त प्रवाह से अलग करता है। एल्कोहल का निरावेशन करता है ना। यकृत, लीवर, तो ज्यादा एल्कोहल अगर पियोगे तो एल्कोहल का निरावेशन करते करते लीवर खराब हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना, है ना। तो ये सब उत्सर्जन तंत्र के पार्ट है। इसके बाद अपन आ जाते हैं तंत्रिका तंत्र, है ना। जो दिमाग वाला तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र का पार्ट क्या है, मेरुरज्जु है ना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है, मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, सोचने समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ सामंजस्य वगैरह स्थापित रखना। फिर मस्तिष्क के कुछ पार्ट होते हैं, यहां से सवाल बनता है, 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इनको समझो। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, सबसे पहले प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है। यह अंतर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी है, सेरिब्रम। तो ऐसे याद रखो, सेरी कहते थे हमारे यहाँ सिर्री को, सिर्री मतलब क्रैक, कोई सिर्री सा आदमी हो, सेरिब्रम सिर्री सा आदमी हो, तो उसमें स्मरण, संपर्क आदि ये सब कम हो जाएगा। फिर हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस मतलब थैला है, आदमी थैले में कहे ना, थैले में भल्ले खाने की जगह, तो भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से होते हैं। फिर थैलेमस होता है जो सूचना प्रसारण केंद्र है बेसिकली। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस बोले बड़ा सा थैला है, सब भूख, प्यास, घृणा सब इसी से होगी, है ना। और प्रामस्तिष्क, सेरिब्रम मतलब याद रखने में, कुछ सिर्री विर्री पने वाली जितनी भी हरकतें हैं, है ना, स्मरण, संपर्क आदि के लिए। फिर मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, मिडिल। फिर पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला हिस्सा होता है, छोटा सा होता है, इसमें होता है सेरिबेलम।
सेरिबेलम ये क्या करेगा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति पर नियंत्रण करता है। तो याद रखना, सेरिब्रम क्या करेगा, स्मरण शक्ति, है ना, और आपकी कोई भी चीज संचार करने की पावर, ये सब। और सेरिबेलम क्या करेगा, समन्वय करेगा, संतुलन स्थापित करेगा, सेरिबेलम, है ना। तो बेलम मतलब बैलेंस, बेलम मतलब बैलेंस, तो ये बैलेंस स्थापित करेगा, संतुलन स्थापित करेगा। और सेरिबेलम किसका भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, बड़ा है ना, पश्च अग्र छोटा है तो सेरिब्रम छोटा है, सेरिबेलम बड़ा है, पश्च बड़ा है, तो पश्चिम मस्तिष्क का पीछे वाले मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। और बेलम मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब संतुलन, कौन करेगा, दैट इज सेरिबेलम, इसको याद रखना। फिर मॉड्यूला ओब्लंगेटा होता है, ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ये हृदय की धड़कन वड़कन को नियंत्रित रखता है, ब्लड प्रेशर को, श्वास की गति को, इन सबको नियंत्रित रखता है मॉड्यूला ओब्लंगेटा। खांसना, छींकना, उल्टी पर नियंत्रण भी यही है, पाचक रसों का स्राव भी यही करता है मॉड्यूला ओब्लंगेटा। तो मॉड्यूला ओब्लंगेटा और सेरिबेलम किसके पार्ट हैं, पीछे वाले मस्तिष्क के पार्ट हैं, और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। इस बात को आप ध्यान रखोगे तो ये तंत्रिका तंत्र हो गया, है ना। यदि आपने आरओ एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और आप सोच रहे हो कि आपको मेंस देना है, लेकिन आपने सोचा कि पीसीएस प्रीलिम्स के बाद किसी बैच से जुड़ा जाए, तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ सकते हो। दिवाली ऑफर इस समय चल रहा है, फीस में काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे फीस है, तो आप चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मेंस की ना सिर्फ टेस्ट सीरीज है, हम ना सिर्फ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डेली आपसे लिखवाते हैं, बल्कि डेली आपकी कॉपी चेक भी करते हैं, वीडियो क्लासेस भी हैं, ताकि आप किसी भी टॉपिक को बेहतरीन शानदार तरीके से समझ सको। हिंदी की समस्त कक्षाएं दिवाकर सर के द्वारा रिकॉर्डेड है, और जीएस की तो आपको सारी चीजें मिलती ही है। चलिए शुरू आगे देखते हैं। फिर है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र भी एक महत्वपूर्ण तंत्र का हिस्सा है, मतलब रुधिर का जो पूरा सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, खून ही तो ऐसा आइटम है जिसकी वजह से सब मामला चल रहा है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसके बारे में बात है। मनुष्यों तथा जंतुओं, कशेरुकीय और अकशेरुकीय जंतुओं में शरीर के भीतर के पदार्थों में परिवहन सुनिश्चित होता है ना, इसका मतलब वही है, ब्लड का परिवहन करना। फिर परिसंचरण तंत्र के काम क्या क्या है, क्या क्या करेगा परिसंचरण तंत्र, फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को शरीर के विभिन्न उत्सर्जी अंगों तक बहाता है, हार्मोन अंतःस्रावी लक्षित अंगों तक ग्लूकोज का परिवहन करता है। भाई ब्लड के माध्यम से ही तो ग्लूकोज अंगों तक पहुंचती है जिसको जरूरत होती है, बसीय अम्ल विटामिन का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो जो ग्लूकोज है, हार्मोन है, बसीय अम्ल है, उन सबका परिवहन ब्लड अपने साथ करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र के अवयव क्या है, हृदय है, हृदय संपूर्ण रुधिर का परिसंचरण करता है, पंपिंग करता है। बहेगा कैसे, कोई मोटर लगी हुई होगी ना, तो हृदय वो मोटर है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखना, जो दायां और बायां आलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं। मनुष्य का हृदय सामान्यतया 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ये दिल धड़कता है तुम्हारे लिए कितनी बार, 72 बार 1 मिनट में। खैर, हृदय की धड़कन को कार्डियोग्राफी, देखो कार्डियो जहां भी आ जाएगा ना, वो सब हृदय से संबंधित बातें होंगी। कार्डियोग्राफी, हृदय की 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम कर लेता है, हृदय कभी आराम नहीं करता है, धक धक, इसके बीच में जो टाइम हुआ बस वही उसका रेस्ट पीरियड है। रुधिर नलिकाएं होती हैं, एक होती है धमनियां, एक होती है शिराएं। धमनियां क्या करती हैं, रुधिर को हृदय के से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियां, इनकी धमक है, हल्की फुल्की बात नहीं है, साफ रक्त ले जाती हैं हृदय से विभिन्न भागों तक, धमक है इनकी। फुफ्फुस धमनी जो है, बोले ये फुस्स धमनी है, बेकार धमनी है, क्यों, ये गंदा रक्त लेके आती है। इसके अतिरिक्त सभी धमनियां शुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। तो धमनियों की बात याद रखोगे, धमनियों की धमक है, हल्की फुल्की आदमी नहीं है। क्यों धमक है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में रक्त का बहाव कर रही है। कैसे रक्त का, शुद्ध रक्त का। लेकिन फुफ्फुस धमनी है, एक बिल्कुल फुफ्फुस है, क्यों, क्योंकि वो उल्टा कर रही है, अशुद्ध रक्त को बहा रही है। शिराएं जो होती हैं, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। हृदय उस मोटर, हृदय एक मोटर है, दोबारा प्यूरिफाई करती है और भेज देती है। रुधिर को एकत्रित करने की कार्य करती हैं फुफ्फुस सिरा, यहां भी एक सिरा फुफ्फुस है। बोले क्यों, बोले तुम सबसे अलग चल रही हो, वो साफ ब्लड को लेकर चलती है, ठीक है। रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, धमनी और शिराएं भी कनेक्ट रहती हैं, तो वो रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो धमनियां, शिराएं याद रखोगे, यहां से सवाल पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक। धमनियां रुधिर नलिकाओं से। रुधिर जो होता है उसका पीएच मान कितना है, 7.4 है, क्षारीय प्रकृति का चीज है, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद। खुले में क्या होगा, रुधिर का दाब कम गति से बहता है, तिलचट्टा, कीट, ये सब। बंद परिसंचरण तंत्र हमें होता है, रुधिर नलिकाओं में बहता है, सभी कशेरुकों में पाया जाता है ना। रुधिर क्या है, बेसिकली एक तरल संवहनी संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। फिर मानव रुधिर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं जहां से सवाल बनता है। सवाल
सवाल ब्लड से ही आता है, पूछा जाएगा तो। प्लाज्मा होता है ब्लड में 55% और रुधिराणु होते हैं 45%। प्लाज्मा में क्या क्या होगा? जल होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, अकार्बनिक पदार्थ होगा। रुधिराणु में क्या होगा? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो प्लेटलेट्स होती हैं रक्त का थक्का बनाने में, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो बेसिकली रोगों से प्रतिरक्षा करती हैं। तो प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ाई करेगा। डब्ल्यू वाला आदमी करेगा, बचपन में देखते थे WWF, यूं कंधे पे उठा के था, है ना। चलो खैर, तो डब्ल्यू वाला जो आदमी होगा वही तो किसी से रक्षा करेगा, रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं डब्ल्यूबीसी। एक होती है रेड आरबीसी। आरबीसी के एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। एंटीजन की अनुपस्थिति से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन को काउंटर करने के लिए एंटीबॉडी होता है, ठीक है। ये आरबीसी का पार्ट है। फिर रक्त समूह एक होते हैं, इसकी खोज करता थे कार्ल लैंडस्टीनर। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। फिर ए जो ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होगा। बी जो ग्रुप है इसमें एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा, बिल्कुल क्लियर है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ध्यान रखना, इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। ए बी वो सबको ले लेगा, ए बी बोले ए बी दे जाओ, बी दे जाओ, सब है मेरे अंदर, ओ बी दे जाओ, कोई दे जाओ। तो ए बी सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। और सर्वदाता जो है वो कर रहा है, ओम लेके बैठा है, ओम उसे कोई चिंता ही नहीं है, सबको ब्लड डोनेट कर रहा है। तो ओ में जो है इसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं ए और बी, और सर्वदाता कहते हैं। याद रखना ए और बी सरल हैं। ए में क्या है? ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है। बी में बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है। ए बी में एंटीजन तो है ए और बी, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। तो ए बी में बॉडी कोई भी नहीं है और ए बी क्या कर रहा है? सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है। फिर ओ में एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी है और ये सर्वदाता है, सबको ब्लड दे सकता है। तो रुधिर से सवाल आएगा तो आपका काम यहां से हो जाएगा। फिर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, क्या क्या है? पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, भार बहुत कम होता है। फिर प्रमुख हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से निकलते हैं? सोमेटोट्रोपिन निकलता है, वृद्धि का हार्मोन होता है। सोमेटोट्रोपिन वृद्धि कराता है, जुमेटो सोमेटो वृद्धि कर रहा है दिन पे दिन, देख लो, है ना। थायरोट्रोपिन निकलता है, बेसोप्रोसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन भी जो प्रेम के लिए जरूरी है, ऑक्सीटोसिन वो भी इससे निकलता है पीयूष ग्रंथि से। मिलिटनोटोसाइट वो भी इसी से निकलता है। अवटु ग्रंथि थायरोक्सिन एंजाइम निकलता है। पराविटु पैराथायराइड थायराइड निकलता है। अधिवृक्क या सुपारिनल ग्लैंड, अधिवृक्क से छोड़ सकते हो। थाइमस से थाइमोन निकलता है, थाइमिन 1 थाइमिन 2, है ना। अग्न्याशय से जरूर याद रखना, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन ग्लूकेगॉन निकलता है। बीटा कोशिका से, अब अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है, वो भी किससे? डीप में पूछेगा तो अग्न्याशय की बीटा कोशिका से। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेरिन, अब देखो सोमेटोट्रोपिन अगर है तो वो पीयूष ग्रंथि से है, तो पीयूष नाम का लड़का है वही टॉप करेगा। सोमेटोट्रोपिन पीयूष नाम का लड़का है, टॉप करेगा सोमेटोट्रोपिन। और सोमेटोस्टेरिन क्या है? तो स्टेरिन किसके पास है? अग्न्याशय के पास स्टेरिन है ना, इंसुलिन कमती कर दे, बढ़ती कर दे। तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा बीटा और डेल्टा से सोमेटोस्टेरिन निकलता है। और डेल्टा का वैसे भी अक्षर देखो, डेल्टा बिल्कुल स्टेरिंग जैसा है। और यहां पीयूष ग्रंथि से सोमेटोट्रोपिन निकलता है, टॉप करेगा, इसे ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। एफ कोशिकाओं से अग्न्याशय। अंडाशय से जो निकलता है एस्ट्रोजन जो है वो किस में है? महिलाओं में है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी महिलाओं में है ना। तो एस्ट्रोजन जो है वो भी महिलाओं में है और प्रोजेस्टेरोन है वो भी महिलाओं में है। फिर रिलैक्सिन जो है वो भी महिलाओं में है। ब्रशन जो मनुष्य की प्रजनन ग्रंथि होती है, ब्रशन, उसमें से टेस्टोस्टेरोन निकलता है ना, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्ट तो आदमी को कराना चाहिए, आदमी शैतान होता है ना। यही जो है, मतलब आजकल तो शैतान दोनों तरफ है, एक तरफ शैतानी का हम ठीकरा नहीं पोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लड़कियों में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये पूछा जाता है। मनुष्यों का याद रखोगे, आदमियों का टेस्टोस्टेरोन। और एड्रीनेलिन में, एड्रीनेलिन ग्रंथि में जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, एड्रीनेलिन। तो एड्रीनेलिन नाम में ही है, एड्री लड़ो एड्री लड़ो, है ना। तो नाम से ही है, एड्रीनेलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनके हार्मोन, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चिकित्सा से संबंधित कुछ प्रमुख आविष्कार हैं। विटामिन हम पढ़ के आए, फंक। ए और बी मैकुलम, देखो ए बी हाफ बी ऐसे करके नाम याद रखना। ए बी
ए और बी में मैकुलम है, फिर हाफ सी हाफ डी, तो इन दोनों का सी और डी का हाफकिंस ने वो किया है हाफ सी हाफ डी, हाँ हाफ सी हाफ डी, तो बी और डी और सी का हाफकिंस, ए और बी का मैकुलन, है ना। तो विटामिन की अगर खोज पूछे किसने की है, फंक ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की है, मैकुलन ने। सी और डी की दो खोज किसने की है, हाफकिंस ने। फिर इंसुलिन, बैटिंग और बेस्ट, तो इंसुलिन क्या है, बेस्ट की चीज नहीं है भाई, बैटिंग कर देती है, एकदम आदमी को निपटा देती है। पेनिसिलिन, फ्लेमिंग, तो पा नाम याद रखना, पेनिसिलिन दर्द निवारक दवा होती है, इसकी जो खोज की थी फ्लेमिंग ने की थी। डीडीटी, पाल मूलर। पोलियो का टीका जॉन सॉल्क, है ना, पोलियो का टीका जॉन सॉल्क। विषाणु इवोनो बस्की, नाम में भी वायरस है इनके। आरएच कारक कार्लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप और आरएच कारक वगैरह की खोज सब कार्लैंड स्टीनर ने की थी। बीसीजी टीका, डीएनए, बाटसन और क्रिक, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज की है बाटसन और क्रिक ने। हैजा का रोगाणु, रेबीज का टीका लुई पास्चर। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, जो जेनेटिक कोड यानी जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का कोडिफिकेशन करते हैं, हरगोविंद खुराना। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, जेन्युइन आदमी थे। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, मस्तिष्क का भार 1.5 किलो, मूत्र का पीएच मान क्षारीय अम्लीय होता है 6, रक्त क्षारीय होता है, पीएच मान 7.4 है। कुल मांसपेशियां, शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो, है ना, फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, अभी अपन पढ़ के आए थे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, दैट इज थायराइड है। अंतःस्रावी पूछेगा तो थायराइड है। वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, बहुत होती है ना, 5.5 मिलियन। महिलाओं में थोड़ी कम होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन है। श्वेत रक्त कणिका बहुत कम जीती हैं, 2.5 दिन। डब्ल्यूबीसी है, प्रतिरक्षा कर रही है रोगों से, भाई निपट ही जाएंगी जल्दी, ठीक है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में कितना होना चाहिए, 14 से 16, महिलाओं में 12 से 14 होना चाहिए। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटोयस है, सबसे छोटी पेशी स्टोपेडियस है। खैर इतनी महत्वपूर्ण बात है हमने देख लिए। अब कीट द्वारा संचारित रोग कुछ हैं, है ना, देख लेते हैं। निद्रा रोग किसके द्वारा हो रहा है, गलसिना, ये पूछा नहीं जाता है। हैजा मक्खी के द्वारा होता है। टाइफाइड पेरिडिकुलस के द्वारा होता है। सुर्रा रोग मक्खी, कालाजर, बालू मक्खी, चागास, खटमल, इसको छोड़ सकते हो। फिर प्रमुख कुछ शोध संस्थान है, विभिन्न संस्थान है ना। हालांकि हमने संस्थान उसमें भी किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, ताकि मतलब विद इन 1 घंटा, मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा अभी, 1 घंटे से कम में हम पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। इससे शॉर्ट और किस फॉर्म में आपको क्या चाहिए, अगर बायोलॉजी के 5 सवाल आएंगे तो 3 सवाल आप इन्हीं वीडियो से करने की स्थिति में होगे, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र हैदराबाद में है ना, तो डीएनए किसी की फिंगरप्रिंट करा लो भाई साहब, आदमी डर जाता है डरा, वो डरा हुआ है, क्यों, तुमने डीएनए का फिंगरप्रिंट ले लिया। फिर राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान, तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो पुणे मतलब पूरी शरीर की कोशिका क्या है, कोशिकाओं से पूरा शरीर है, पुणे। कोशिका विज्ञान पुणे मतलब पूरा विज्ञान वही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो प्रतिरक्षा नई दिल्ली में होगी। मस्तिष्क का अनुसंधान करेंगे तो मानेसर, इसमें भी सर है, मानेसर और मस्तिष्क, तो मानेसर गुरुग्राम में मस्तिष्क अनुसंधान है। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान इम्फाल में है, तो ये भी आप याद रखोगे। फिर जंतु विज्ञान की शाखा और उनके जनक रुदरबर्ग, कार्लैंड स्टीनर, आपको पता है। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर वटर की खोज की थी। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर, है ना, सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर। और पीछे हमने देखा रेबीज का टीका भी लुई पास्चर ने ही खोजा था। आधुनिक आनुवंशिकी के आनुवंशिकी पूछे तो जे मेंडल, और आधुनिक आनुवंशिकी पूछे तो एच.जे. मुलर, ये शायद पूछा गया था अभी रिसेंट में ही कहीं। तो आनुवंशिकी पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी पूछे तो मूलर, है ना, मूलर बोले आधुनिक है, कूलर मूलर कूलर। बार्गिकी कैरोलस लीनियस, उन्होंने पूरा डिवाइडेशन किया। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, है ना, एडवर्ड जेनर ने एक टीका भी खोजा था, किस चीज का, देखो ये चेचक का टीका भी खोजा है, चाचा एडवर्ड जेनर, चाचा जेनर, ऐसे याद रख लेना, चाचा जेनर मतलब चेचक का टीका किसने खोजा है, एडवर्ड जेनर ने। तो चाचा जेनर, और जेनर चाचा किसके जनक है, प्रतिरक्षा विज्ञान। ऑब्वियस है जब चेचक का टीका खोजेंगे तो। और उत्परिवर्तन बाद पूछा जाता है, इसके जनक कौन है, ह्यूगो डोब्रिज, ठीक है। फिर इसके बाद संभवतः अंतिम स्लाइड होगी। कुछ और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हैं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। ईईजी किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, कौन सी ग्राफी है ये, मस्तिष्क के अंदर जो सिर की त्वचा के उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधि, मतलब ईईजी किसके लिए होता है, दिमाग के लिए। तो बोले जी इनका दिमाग खराब हो गया, बोले ई दिमाग ही खराब हो गया, ईईजी। फिर ईसीजी, सी का मतलब कार्डियो, जैसे ही कार्डियो आया मतलब हृदय की गति के लिए। ईएमजी, एम जैसे ही आया मतलब मांसपेशियां, मसल्स, मांसपेशियों की
उसके लिए ईएमजी होता है। ईओजी किसके लिए है, तो ओ मतलब आंख से देख रहे हो ना, तो जैसे गोला सी आंख होती है तो वैसे ही ईओजी। तो ये चारों आप याद रखना। ई फॉर मस्तिष्क हो जाएगा, सी फॉर कार्डियो हृदय हो जाएगा, एम फॉर मांसपेशियां हो जाएंगी, ओ फॉर गोला सी आंख, ऐसे एकदम गोला, किसी को देखने ऐसे दूरबीन से गोला सी बना के देखते हैं ना। चलो खैर, कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में सर्प, मगरमच्छ, गिरगिट, छपकली होते हैं, इनका ब्लड कोल्ड होता है। हाइड्रा श्वसन अंग और रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन अंग और रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 तापमान पर तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। कोई भी चीज जो संग्रहित करते हैं हम ताकि लंबे समय तक ठीक ठाक रहे, वो तरल नाइट्रोजन में ही करेंगे, और तरल नाइट्रोजन बहुत कम टेम्परेचर पे पाई जाती है। लैक्टोबैसिलस हम पीछे पढ़ के आए थे, दूध से दही बनाएगा। राइजोबियम पढ़ के आए थे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। यीस्ट जो है अल्कोहल के उत्पादन में, फर्मेंटेशन में यूज होता है। एस्परजिल साइट्रिक अम्ल बनाने में यूज होता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, और ब्यूटेरिक अम्ल जो है मक्खन में पाया जाता है। तो मक्खन कहते हैं ना, फेस पे लगा लो मलाई, ओहो ब्यूटेरिक, ब्यूटी ब्यूटी हो जाओगे, तो ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलियों को गिनकर प्राप्त की जाती है। जो उसके छल्ले होते हैं ना, जब पेड़ को काटते हो तो गोल गोल रिंग रिंग से जो होते हैं, उनके आधार पर करते हैं। ऑडियोग्राम जो है बेसिकली कान से संबंधित है। मेमोग्राम जो है बक्ष से संबंधित है। यहां का अगर कोई आपको किसी प्रकार की जांच वांच करनी है, दैट इज मेमोग्राम। ऑडियोग्राम कान की सुनाई से संबंधित है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति से संबंधित है। एमआरआई जो है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना भाई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग याद रखोगे, संपूर्ण शरीर या अंगों की असामान्यता या विकृति का पता लगाता है। एमआरआई पूरे शरीर का हो सकता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इमेजिंग है, तो ये एमआरआई है। इस एमआरआई को भी आप याद रखोगे। इस प्रकार आपकी प्रबल इच्छा का सम्मान करते हुए मास्टर ने आपको कंप्लीट बायोलॉजी भी करा दी। अब क्या बच्चे की जान लोगे, ठीक है। चलो खैर, तो अब आप कल अपना अच्छे से पेपर देके आइए। एक मिनट सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूं। आप आराम से एक एडमिट कार्ड, अपना फोटो, 2 ब्लैक पेन वगैरह इत्यादि लेके जाइएगा। ट्रांसपेरेंट टाइम की बोतल, अगर आपको पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है, आजकल तो सेंटर पे हर रूम के बाहर वाटर कूलर रखे रहते हैं, तो वहां से काम चल जाता है। फिर भी यदि आपको लगता है आपको रूम के बाहर नहीं जाना है, पानी वानी की व्यवस्था, तो एक ट्रांसपेरेंट बोतल, या बोतल अपने साथ ना लेके जाओ, बिस्लरी का या किसी भी पानी वहां खरीद लो, उसकी पन्नी हटा लो, बस बहुत है ना। तो इस प्रकार की चीजें। बाकी घर से कुछ खा पी के सुबह थोड़ा बहुत निकलिएगा। खाने का सबसे सही तरीका रहता है कुछ फ्रूट्स वगैरह आप खा जाइए। दोपहर में आपको रेस्ट मिलेगा। सीसेट के लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह देख लेना, इसी से काम हो जाता है अगर आपकी ठीक ठाक है तो, है ना। आराम से आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे, अच्छे से पेपर दे के आओगे। शांत दिमाग से पेपर देना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। पेपर सरल आएगा तो सबके लिए आएगा, कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा। जैसा आपका होगा वैसा ही सबका होगा। अच्छे से पेपर देके आइए। मेरी और पूरी डिकोड एग्जाम टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर दिया करो भाई। कमेंट में जो तुम्हारा मन करे, मास्टर ने 5-6 दिन तुम्हारा साथ दिया है ना, पूरे दिन मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, तो उतना अगर आप चाहते हो तो मुझे जो कुछ भी लिखना चाहें अपना प्यार भरा वो लिख के जाएं, है ना। पढ़िए, बढ़िया से पेपर दीजिए, शुभकामनाओं सहित। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।